मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों सभी लोग यूपी री एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है, तो दोस्तों उसके पेपर एनालिसिस में और जो पेपर की आंसर की है उसको लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों फटाफट चलिए हम जीएस जीके और हिंदी पर कर लेते हैं, उसके बाद हमारे रवि सर आएंगे जो आपको मैथ और रीजनिंग का आंसर की दे देंगे। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हिंदी से इसमें है, तो पहला क्वेश्चन जो आपका हिंदी का है दोस्तों वह क्या है। आशा करते हैं दोस्तों आपका जो पेपर है वह मस्त गया होगा, क्योंकि बहुत टफ पेपर नहीं है, मीडियम है, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है। दोस्तों जिसने तैयारी की है उसके लिए बहुत ही मस्त पेपर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला ही है हमारा, किससे है, रस से संबंधित है। तो एक और अजगर ही नखी एक और मृगराय बिकल बटोही बीच की परे मूर्छा खाए। तो दोस्तों अगर इसमें थोड़ा सा भी आपने दिमाग लगाया होगा तो सीधे सीधे मूर्छा खा गया। देखिए एक और अजगर की बात है, दूसरी ओर मृगराय की बात है, मतलब कि अब देख लीजिए बीच में जो इंसान पड़ेगा वो क्या करेगा, डर जाएगा। डर में कौन सा रस होता है, भयानक रस होता है। कौन सा रस होता है दोस्तों, भयानक रस। तो आपका रस में कौन सा सही हो गया, भयानक रस। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, पहले आपका क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर कौन सा सही है, सी सही है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, 59। उसके बाद क्या है, 59 क्वेश्चन नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 59 देख लीजिए क्या है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपको दिखे अच्छे से। ठीक है, चलिए तो ये हो गया, पहला तो हो गया दोस्तों आपका हिंदी का। दूसरा क्या है, निम्नलिखित, अब ये देखिए पंक्ति में हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। तो दोस्तों शब्दालंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, तीनों शब्दालंकार के प्रकार हैं, यानी कि इसमें नहीं पूछा है। मैंने कहा था कि आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा कि कौन नहीं है, कौन नहीं है पे ध्यान देंगे। ये देखिए रूपक, ये अर्थालंकार का प्रकार है, यानी कि हमारा आंसर कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है दोस्तों, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं, जब दो व्यंजन, जब व्यंजन और व्यंजन मिलके व्यंजन बनता है तो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों। डी ऑप्शन सही हो गया आपका। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जल्दी जल्दी कर देते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी मिला लीजिए। आपका कितना आंसर सही हो रहा है, आप वर्दी का लक्ष्य प्राप्त कर ले रहे हैं ये उम्मीद करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अगम और आगम, अगम और आगम। अगर आपने पढ़ा है दोस्तों, अगम का मतलब क्या होता है, दुर्लभ। अगम का मतलब क्या होता है, दुर्लभ। आगम का मतलब क्या होता है, उत्पत्ति। क्या होता है, तो माफ कीजिएगा, आगम का क्या मतलब होता है, आगम का मतलब होता है उत्पत्ति। तो उत्पत्ति, तो इसमें कौन सा जोड़ा है, देखिए दोस्तों सी वाला, ये देखिए दुर्लभ और उत्पत्ति, यही इसका आंसर हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन, कैपिटल सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। उसके बाद निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। फिर मैंने कहा नहीं पर जरूर ध्यान दिया कीजिए, शांत, विवश, गूंगा, चुप, चुप भी है, गूंगा भी है, विवश भी है, बचा कौन, शांत बच गया दोस्तों। क्या हो गया, शांत बच गया, तो शांत आपका सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका क्वेश्चन नंबर 62 का सही हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है दोस्तों। तो निजवाचक अपने से छिपाना, अपनों से छिपाना, यह मेरी निजी पुस्तक है। आप भला तो जग, हाँ ये देखिए, आप भला तो जग भला, स्वयं के लिए प्रयोग, मतलब स्वयं आप ठीक है तो पूरा संसार ठीक है। आप ये देखिए ऑप्शन नंबर बी ठीक है, इसमें बी सही है, बी करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलें। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। श्रृंखला का यह कौन सा भाग है दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पहला ही है।
क्या है दोस्तों, पहली श्रृंखला है इनकी, ठीक है। तो ये कौन सा आंसर सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। दोस्तों पेपर बहुत कठिन नहीं है, बस आसानी से आप मीडियम अगर तैयारी कर रखे हैं, लगातार तैयारी अपनी निरंतर रखे हैं, तो आप आसानी से वर्दी अपनी प्राप्त कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो अगला देख लीजिए, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रथम विजेता कौन है दोस्तों। तो प्रथम विजेता कौन है दोस्तों, तो इसमें से आपके माखन लाल चतुर्वेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा 65 का, यानी कि 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सही होगा, माखन लाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे चलते हैं, 66 यानी कि 66। वयोवृद्ध, वयोवृद्ध दोस्तों विसर्ग संधि का है, और इसमें वयः धन वृद्ध, ये देखिए वयः धन वृद्ध, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ज्यादा समय यहाँ पे जाया ना किया जाए, ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। उसके बाद देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, उसके बाद कौन सा प्रश्न है, उसके बाद प्रश्न नंबर 67, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया, किस रचनाकार को दिया गया दोस्तों। तो इसमें देखिए कहीं है नंद किशोर जी, नंद किशोर आचार्य, नंद किशोर आचार्य, ये देखिए है आपके सामने, इन्हीं को दिया गया है। किसको दिया गया है, नंद किशोर आचार्य जी को दिया गया है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर आगे दोस्तों 68, देश प्रेम, देश से प्रेम, जहां पर विभक्ति लग जाए तत्पुरुष हो गया, देखने की जरूरत ही नहीं है, देश प्रेम, देश से प्रेम, देश के लिए प्रेम, कुछ भी हो आप जैसा भी बना ले, गलत भी बना दिए होंगे तब भी, जहां पर विभक्तियां जुड़ गई तो ऑप्शन नंबर डी सही, तत्पुरुष समास। देखने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, जल्दी से लगा के निकल सकते हैं। जुबान पर लगाम ना होना, जुबान पर लगाम ना होना, कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, सदैव कठोर वचन कहना, कठोर वचन तो दूसरा हो गया, सर्वत्र अपनी वाग्मिता कहना, दिखाना नहीं दिखाना, ये अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से अस्पष्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया दोस्तों। चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है मेरे दोस्तों, तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्याय नहीं है पूछा है। अगर पूछता पर्याय है तब तो आप एक चुन लेते, लेकिन इसमें से क्या करना है, नहीं शब्द ढूंढना है। तो सोमरसपान, अमीर, सुधा, सब अमृत के पर्यायवाची हैं। बचा कौन, ये क्षीर का मतलब क्या हो गया, क्षीर का मतलब हो गया पानी, पानी थोड़ी है अमृत। चलिए ये हो गया दोस्तों। तो इसके बाद आपका फिगर दिख रहा है, फिगर दिखने का मतलब है कि यहाँ आपका रीजनिंग का हो गया, तो रीजनिंग हमारे सर जी बताएंगे, ये तो हम बताएंगे नहीं। चलिए आगे देखते हैं, 70 हो गया। तो अब देख लेते हैं दोस्तों, हाँ ये देखिए अनीश इशारा, महिला की तरफ इशारा कर रहा है। जीएस देख लेते हैं, हिंदी तो समाप्त हो गया आपका, हिंदी समाप्त हो गया। उसके बाद जीएस कहाँ से शुरू है, सदा एक, अच्छा ये देखिए हिंदी, अभी भी हिंदी बची हुई है। अच्छा हाँ, पेपर थोड़ा सा उल्टा सीधा लग गया है, पेपर थोड़ा सा उल्टा लग गया है, लेकिन जो भी है सही है। ये देखिए, पृथ्वी निरादर ना दोहराया जाने वाला। अच्छा एक प्रश्न कट गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 क्या था दोस्तों, अनावृत। हाँ, अनावृत का अर्थ क्या है हम ही बता दे रहे हैं। प्रश्न क्या होना चाहिए था यहाँ पे, प्रश्न यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 81 का, 83 है तो 82 होना चाहिए, 83 है तो क्या होना चाहिए मेरे मित्रों, यहाँ पे 82 होना चाहिए। 82 प्रश्न क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनावृत, माफ कीजिएगा, क्या पूछ रखा है, इन्होंने पूछ रखा है अनावर्त, अनावर्त शब्द का अर्थ बताना है, शब्द का अर्थ बताना है प्यारे मित्रों। तो ये ही आपका प्रश्न था। अब प्रश्न थोड़ा सा घुमा फिरा के भी हो सकता है, ये प्रश्न लगाने में कट गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इतना समझिए, अनावर्त शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा होगा या ऐसे ही कुछ पूछा था। तो इसमें से अर्थ कौन सा हो जाएगा, ना दोहराया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है मेरे प्यारे मित्रों, तो उसके बाद आपके सामने है क्या है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 83 यानी कि 83, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है मेरे प्यारे मित्रों। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ये देखिए, तो इसमें से क्षेत्र, इसमें से क्या है दोस्तों, क्षेत्र,
क्या है? तो ये क्षेत्र, क्षेत्र पुल्लिंग शब्द है दोस्तों। बाकी रीति रिवाज और जो घटना होती, घटनाएं हुई हैं, क्षमा करना, ये तो सब क्या है? ये सब स्त्रीलिंग। बाकी किसी और लिंग में। क्षेत्र क्या है आपका? क्षेत्र आपका पुल्लिंग है। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना। कौन सा वर्तमान काल है दोस्तों? आई हो तो मेरी चिट्ठी संभाव्य है, ठीक है। कौन है? संभाव्य वर्तमान काल है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया। असोच, असोच जो सोचा ना गया हो, असोच यानी कि अशुद्ध, कौन बन गया? बिना सोचे। अच्छा ये देखिए, बिना सोचे, बिना सोच के और अशुद्ध, ये इसका जोड़ा सही हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बिना सोच के और अशुद्ध, इसका क्या हो गया? इसका जोड़ा जो सही करना था वो हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? आग लगने पर कुआं खोदना। आग लगने पर कुआं खोदना, मुसीबत में घबरा जाना, जल्दी से कार्य करना, कुआं खोदकर पानी। अच्छा ये देखिए, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे क्या है दोस्तों? आगे देख लेते हैं। तो अगला क्या हो जाएगा? ये देखिए, संकट के समय हो गया, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, सुपाठ्य, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुपाठ्य। कौन हो गया दोस्तों? सुपाठ्य हो गया। चलिए आगे चलें, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उपसर्ग नहीं लगा? उपसर्ग क्या है? नहीं लगा। उपसर्ग लगने की बात है, नहीं लगा है। तो किसमें? प्रभाव में प्रा उपसर्ग है, अपवाद में अप उपसर्ग है, पराजय में परा उपसर्ग है, यानी कि बचा कौन? ओढ़नी। ओढ़ना जो बचा है, ओढ़ना नहीं, ओढ़नी नहीं दोस्तों, ओढ़ना। ओढ़ना जो बचा है दोस्तों, ओढ़ना एक शब्द है और इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है। चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए हमें आशा करते हैं दोस्तों आपका बड़ा ही आसानी से सब सही हो रहा होगा और आप जल्दी से अपनी वर्दी प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये देख लीजिए, ये वीडियो दोस्तों सभी लोग देखिएगा, जिनका पेपर हो गया है वो भी, जिनका नहीं हुआ वो भी। जिनका हो गया है वो तो अपना मिलान करेंगे, जिनका नहीं हुआ है इस आधार पे थोड़ी सी और तैयारी उनकी बन जाएगी दोस्तों कि कहां से प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं क्या है। तो क्या है दोस्तों? ये देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? संक्षिप्तीकरण होता है। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। क्या दिया है इसमें? संक्षिप्त दिया है। क्या दिया है? संक्षिप्त दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए आगे देखें। तो आगे आप यहां से मिलाएंगे शिक्षा को वैज्ञानिक, यानी कि आप क्या दिया है? पैराग्राफ दिया है। क्या दिया है? पैराग्राफ दिया है। पैराग्राफ के बाद उसमें से आपको ढूंढना है, उसमें से क्या करना है? आपको ढूंढना है दोस्तों। तो चलिए देख लीजिए क्या है दोस्तों, आगे देखा जाए। पैराग्राफ पढ़ने से अच्छा है जल्दी जल्दी देख लिया जाए। सदा एक वचन। अच्छा 89 के बाद क्वेश्चन नंबर 76। आप मिलाते रहिए दोस्तों, पेपर का जो क्रम है वो उल्टा सीधा लगा है, क्रम से नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आप प्रश्नों को मिलाइए। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले, वर्षा और जनता। वर्षा और जनता ये दोनों सदा ही एक वचन में प्रयोग होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। राजा शब्द का पर्यायवाची ढूंढना है। राजा शब्द का पर्यायवाची कौन होगा दोस्तों? नरेंद्र। नरों में इंद्र, नरेंद्र। नरेंद्र क्या होता है दोस्तों? नरेंद्र का भी अर्थ क्या होता है? राजा होता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला देखें। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेकों जाति, अनेकों नहीं होती, अनेकों नहीं होता, अनेक जाति हैं। तो इसमें से दोस्तों ये देखिए, तीन तो कट गए, बचा कौन? ऑप्शन नंबर ए, भारत में अनेक जातियां हैं। क्या है दोस्तों? भारत में अनेक जातियां हैं, ठीक है। चलिए आगे चलें। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। विस्मय बोधक, ये देखिए, ये तो एक नंबर फ्री में देखे गया, दो नंबर फ्री में मिल गया आपका एक प्रश्न। संबोधन, संबोधन कैसे होता है? ऐसे ही होता है ना, हो गया संबोधन। चलिए आगे चलें। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग, अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है? किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है? अच्छा तुम नहीं, अच्छा ये तुमने अच्छा किया नहीं, अच्छा
हाँ, यह स्थान बहुत अच्छा है। यह स्थान क्या है दोस्तों? बहुत अच्छा है। विशेषण के रूप में डी में प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू राम जी, लल्लू राम नहीं है दोस्तों, लल्लू लाल जी हैं। ठीक है, कौन है? लल्लू लाल जी हैं। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? देखिए, अच्छा वहां पे प्रश्न कट गया था, यहाँ पे देखिए सही है। प्रश्न वहां पे कटा था, यहाँ पर सही है। देखिए, अनावरण शब्द का समानार्थी क्या था? ना दोहराया हुआ, ना दोहराया हुआ। क्षेत्र, ये देखिए हो गया है, रिपीटेड हो गए हैं, क्वेश्चन रिपीटेड हो गए हैं, गलत नहीं लगे हैं, सही लगे हैं, बस थोड़ा सा आगे पीछे थे। हाँ, वह आई हो तो, ये भी हो गया है। बुराई सोच, ये हो गया है। मुसीबत में घबरा जाना, ये भी हो गया है। एक आउटसोर्स एजेंसी, अच्छा ये तो सर जी बताएंगे। और क्या बचा है? ये भी सर जी बताएंगे। ये मैथ के हैं, ये भी रीजनिंग मैथ जा रहा है। तो दोस्तों हम हिंदी और आपको क्या बताएंगे? हिंदी और आपको जीएस बताएंगे। ये देखिए मिनिस्ट्री, यहाँ 119 नंबर का क्वेश्चन कटा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं आगे होगा जरूर। ठीक है, ये लगाते हुए हुआ है। चलिए, 120वां क्वेश्चन नंबर, मैंने कहा ना आपको हिंदी जीएस जीके ये मैं करवा दे रहा हूं। उसके बाद हमारे हिंदी के मैथ के सर जी आएंगे, जो आपको रवि सर जी, वह मैथ और रीजनिंग आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो 120 नंबर का क्वेश्चन क्या है? परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक? परमाणु ऊर्जा में दोस्तों यूरेनियम की आवश्यकता होती है। परमाणु ऊर्जा में किसकी आवश्यकता होती है? यूरेनियम की आवश्यकता होती है, जिसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? UR से। ठीक है, UR, यूरेनियम। ठीक है, चलिए अब आगे देखें दोस्तों क्या है। तो नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में के अंतर्गत आता है? नोएडा उत्तर प्रदेश, नाम ही बदलकर क्या कर दिया गया है? गौतम बुद्ध नगर। चलिए, नोएडा किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये देखिए कितने आसान प्रश्न आए हैं, कितने आसान प्रश्न आए हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी की है तो बड़े मजे से प्रश्नों को कर लेंगे आप। चलिए आगे चले। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों? तो विश्व डाक दिवस, ये देखिए, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलिए आगे चलें। तो जून 2024 में गृह मंत्रालय, तो मैंने उसी टाइम बता दिया था जब जनगणना की बात कर रहा था। ये देखिए अमित शाह, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो कौन सा? जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन था? संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन था मेरे प्यारे मित्रों? तो वह हैं अमित शाह जी हैं। चलिए आगे चले। इंडियन कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस की स्थापना, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे मित्रों? तो उसकी स्थापना आपको 1885 में, यानी कि 1885 में मिलेगी। वह ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए ये हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे चले दोस्तों, आगे बहुत मजेदार प्रश्न है। आगे का जो मजेदार प्रश्न है वह क्या है दोस्तों? भारत का पहला हवाई अड्डा कहां पर स्थित था? तो पहला हवाई अड्डा दोस्तों कहां पर स्थित था? मद्रास, ये देखिए मुंबई, यानी कि बॉम्बे में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? बॉम्बे में स्थित था। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो आगे देखेंगे क्या है दोस्तों। भारत में व्यवसायों के लिए सेवा कर जीएसटी बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो बढ़ाकर ऑप्शन नंबर ए में सही है, 20 लाख कर दिया गया है। ठीक, कितना कर दिया गया दोस्तों? तो 20 लाख कर दिया गया है। ठीक है, कितना? 20 लाख कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। तो अच्छा, भरने वाला रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क्या पूर्ति करनी है? देख लिया जाए। मैं दुर्भावनापूर्ण फाइलों की छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही है, इमेज फिशिंग। क्या किया जाता है दोस्तों? इमेज फिशिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? इमेज फिशिंग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगले, अच्छा क्रोएशिया, मैंने बताया था कैपिटल एवं करेंसी जरूर पढ़िएगा, कैपिटल एवं करेंसी आप जरूर पढ़िएगा। देख लीजिए, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी कहाँ है दोस्तों? जाग्रेब। कहाँ है दोस्तों? जाग्रेब। ठीक है, कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है,
चलिए आगे चलें। आतंकवाद से लाइन, अच्छा इसका साझा तरीकों का महत्वपूर्ण 129 अभी आगे कहीं होगा दोस्तों। चलिए तब तक के लिए देखते हैं 144 नंबर पे क्या है। तो 144 नंबर पे क्या है मेरे प्यारे मित्रों, तो ये भी आपके वहीं से है संबंधित। ये देखिए थोड़ा सा छोटा कर दें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा। चलिए, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? जुलाई 2000 में घोषित की गई थी। जुलाई 2000 में घोषित की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? वर्ष में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार यानी कि NHRC ठीक है, NHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों। यह भी मैंने बताया था आपको, कब किया गया था? 2006 में किया गया था। पढ़ाए हुए क्वेश्चन बड़े अच्छे से आए हैं, पढ़ाए हुए क्वेश्चन बड़े प्यार से आए हैं दोस्तों, यानी कि आप पढ़े हैं तो बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए आगे चलें। 2006 की बात हो गई ना, 2006 में मानवाधिकार की बात की गई। चलिए तो आगे, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? पहले व्यक्ति थे रसकुक। कौन थे दोस्तों? रसकुक थे। ठीक है, कौन थे? तो रसकुक थे। चलिए आगे चलें, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा सही है? डी सही है। आगे चलें तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किसके लिए किया है दोस्तों? तो यह आपके पाकिस्तान के लिए कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। किसके लिए की गई है? तो पाकिस्तान के लिए की गई है। ठीक है, बासमती से संबंधित चावल की बात करें तो उसी क्षेत्र पे पड़ता है, तो वहीं पे किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे मित्रों कौन सा है? तो अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? वारली चित्रकला दोस्तों कौन जाना जाता है? वारली चित्रकला के लिए, तो वारली चित्रकला के लिए हमारा महाराष्ट्र जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, महाराष्ट्र। कौन जाना जाता है दोस्तों? महाराष्ट्र जाना जाता है। चलिए आगे चलें तो अगले प्रश्न पर। चिकन करी, चिकनकारी, चिकन तंदूरी, चिकनकारी दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो पारंपरिक कढ़ाई शैली के लिए हाँ ये लखनऊ हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? लखनऊ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा? महासागरीय अम्लीकरण, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो प्राथमिक कारण दोस्तों समुद्र जल द्वारा CO2 का अवशोषण करना, समुद्र जल द्वारा CO2 का अवशोषण करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही है मेरे प्यारे मित्रों। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। 150 नंबर पे ये था, यानी कि प्रश्न थोड़ा सा उल्टा सीधा लग गया है। प्रश्न अभी और भी है, ये देखिए प्रश्न अभी और भी हैं, घबराइए मत। प्रश्न देखकर आप प्रश्न उत्तर लगाइए। ठीक है, चलिए प्रश्नों का नंबर मत देखिए, नंबर गिनेंगे तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ये देखिए थोड़ा सा और बड़ा हो गया। अब आपको बढ़िया से दिखेगा, विजुअलाइज होगा। चलिए ये देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग, मैंने 12 भाग बताए हैं, तो कौन सा भाग बचेगा? बचा कौन सा है? तो इसमें क्या बात कर रहा है? DPSP जिसकी बात किया गया है, DPSP कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। भाग किसमें है? 4 में। भाग किसमें है? 4 में। यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए सही है, मतलब कि जहां से ए सही है तो लगातार ए सही है। चलिए आगे चलें दोस्तों, तो आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे देख लें, पुस्तक ए लाइफ मिसस्पेंट क्या है दोस्तों? तो इसके क्या करना है इसका? अच्छा, किसने लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? मैंने कुछ और सोच लिया। किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? तो यह लिखी गई थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के तहत। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है मेरे प्यारे मित्रों। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे चलेंगे दोस्तों, तो आगे क्या आएगा आपका? आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण, आसमान के नीलेपन का, प्रकाश का प्रकीर्णन जब होता है मेरे प्यारे मित्रों, इसीलिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन, ये देखिए वायु के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन सही है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि बिखराव के कारण आसमान में नीला दिखाई देता है दोस्तों। इस कौन सा ऑप्शन
ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, तो ये है आपके रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया है। रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों, किस किस खेल से संबंधित थे? क्या क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, टेबल, हॉकी, फुटबॉल, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया, फिर ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। जिस तरह से हम अपने करंट अफेयर में ए ऑप्शन ज्यादा सही रखते थे, उसी तरह से यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए ही ज्यादा सही है दोस्तों। तो ये देखिए भी क्रिकेट है, क्रिकेट से संबंधित थे, इनका क्या हो गया, निधन हो गया हाल ही में। ठीक है, चलिए रमन सुब्बा राव जी। चलिए आगे चलें, आगे चलेंगे दोस्तों। तो ये देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत की पूछ रहा है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की पूछ रहा है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी गोदावरी। कौन है दोस्तों? तो गोदावरी। गोदावरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए NHRC का फुल फॉर्म ये देखिए, NHRC मैंने बार बार पढ़ाया है आपको, बार बार पढ़ाया है, बार बार इसका बताया था, इसका डेट, इसका हेल्पलाइन नंबर, इसका तिथि कब मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। ठीक है, सारी चीजें आपको बताया हुआ था। किसमें है, किसमें है देखिए सही, क्या बोलते हैं उसे, नेचुरल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल, नेचुरल नहीं है दोस्तों, नेशनल है। ये नेचुरल हमने नीचे वाला पढ़ा है, तो ये देखिए नेशनल, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन भारत के। तो कौन सा है ऑप्शन? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। इसका पूर्ण रूप है ये, इसका क्या है दोस्तों? तो पूर्ण रूप है। कौन सा? तो ये हो गया। चलिए आगे चलें, तो आगे कौन सा है दोस्तों? तो आगे आपका है आगे कौन सा है? तो 140 पे वर्ष 1985 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? अब बताइए, वर्ष 1985 का भी करंट अफेयर पूछ रखा है। चलिए कोई बात नहीं, तो देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया था मेरे प्यारे मित्रों। तो यह किसके लिए घोषित किया गया था अंतरराष्ट्रीय वर्ष? कौन सा वर्ष घोषित किया गया था? तो बच्चे, महिला, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। कौन सही होगा? वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो किसके लिए? युवाओं के लिए। ठीक है, किसके लिए? युवाओं के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न इससे ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यहीं पे इसको रोक दिया जाए। तो ये देखिए अनुसंधान विधियां, अच्छा हाँ, तो ये पूछताछ करने के लिए अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने सहायता करती। अच्छा करने, एक मिनट, पूरा प्रश्न है कि नहीं? अच्छा, करने में सहायता करती है दोस्तों। कैसे सहायता करती है? तो ये देखिए, ये है आपका कैसे सहायता करती है। अच्छा, गुणात्मक सहायता करती है। कैसे सहायता करती है दोस्तों? गुणात्मक सहायता करती है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपका पेपर बड़ा मस्त गया होगा, बड़ा ही अच्छा गया होगा, बड़ा ही रोमांचक होगा। तो दोस्तों ये आपके हिंदी और जीके जीएस करंट अफेयर के प्रश्न मैंने आपको हल करवा दिया। बस अब हमारे रवि सर जी आपके सामने रीजनिंग और मैथ लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों। तो हमारा आज का इतना ही है। अब स्वागत करिए आपके मैथ वाले सर रवि सर का। तो आइए री एग्जाम जो पुलिस का अभी हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसका पेपर एनालिसिस करते हैं। हम रीजनिंग और मैथ का जो है पेपर एनालिसिस करेंगे। तो देखिए ये पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, अब किस का है हमें पता नहीं है, ये किस कोर्ट का है, ए है कि बी है कि सी है। आइए इसको देखते हैं कि पहला प्रश्न है कि यदि आप शुरुआत से पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं, 370 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते हैं, तो आपका मुंह किधर होगा? तो डायरेक्शन में आप सभी लोगों ने देखा कि डायरेक्शन हम ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, बनाते हैं ऐसे, और सब लोग जानते हैं कि इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, इधर क्या होता है? दक्षिण होता है। भाई जिसका पेपर हो गया है वो तो अपना आंसर कहीं ना कहीं से मिला ही लेंगे, लेकिन जिसका अभी नहीं हुआ है वो देखेंगे इस सेट को कि कहाँ कहाँ से प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, वहीं पर उनको फोकस करना है।
प्रश्न मुझे बताने का पर्पज यह है कि आप प्रश्न को थोड़ा सीख जाए। अभी 2-4 दिन का जिनके पास टाइम है वो देखे कि हमको फोकस कहाँ कहाँ पे करना है। देखिए पहला और दूसरा जो प्रश्न है ये डायरेक्शन का है। अभी फिर देखते हैं कि कितने प्रश्न डायरेक्शन के आए हुए हैं। यहाँ पर 2 प्रश्न ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपसे कहा है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, इसका मतलब है किधर खड़ा है, इधर की ओर मुंह करके खड़ा है। कोई व्यक्ति है पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, उसके बाद वह 270 डिग्री घूमता है। मान लीजिए किधर घूमता है, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त घूमता है तो किधर घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। यानी इधर से यहाँ तक के घूम करके गया तो कितना घूमा, 90। और यहाँ से फिर यहाँ आया तो फिर हुआ कितना, 180। फिर यहाँ आया, 180 में 70 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 270 आ जाएगा। तो 270 आया तो इसका मतलब किधर मुंह करके खड़ा है, वह दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है। ठीक, इसको हमें लगा देना था ऐसे। अब देखिए हमको ये प्रश्न लिया है कि एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है। 15 मीटर पूर्व की ओर चल रहा है। मान लीजिए 15 मीटर चला पूर्व की ओर, 15 मीटर पूर्व की ओर चला, फिर वह किधर मुड़ा, बाएं मुड़ा। बाएं मुड़ा तो बाएं किधर मुड़ रहा है, नहीं पूर्व इधर नहीं होता भाई, पूर्व किधर होता है, पूर्व होता है आपका इधर, पूर्व की ओर चला ऐसे। फिर उसके बाद वो बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ा और कितना चला, 10 मीटर। ये 10 मीटर चला और यहाँ पर कितना चला, 15 मीटर चला। उसके बाद फिर कहा कि दोबारा वो किधर मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ करके कितना चला भाई, 15 मीटर चला। ये देखिए 15 मीटर फिर चला। उसके बाद आपसे पूछा है कि प्रारंभिक दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है। यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी वही होगी, ये 10 मीटर। 10 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए ये है कि एक संस्थान है यस और पी। एक संस्थान क्या है, यस और पी, ये संस्थान है। और एक संस्थान क्या है, टी और आर है। तो आपने इसको अब क्या किया है, इसको क्या करना है, यस यस कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, और पी कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। इस यस और पी को जोड़ोगे तो 7 2 9 कितना हो जाएगा, 39। 39/100 और गुणे क्या कर देना है आपको, गुणे कितना करना है आपको, 8 5 5 करना है, फिर माइनस करेंगे आप। अब देखिए टी और आर, टी और आर का कहाँ है, यहाँ देखिए टी है और ये आर है। इसको जोड़ोगे तो 9 3 12 कितना हो जाएगा, 22। और 22/100 कर दोगे और गुणे कितना हो जाएगा, इसका जो मान दिया गया है 5700 दिया गया है। इसको जब घटाओगे आप तो आपका उत्तर आएगा 399। इसको घटाने के बाद आपका उत्तर कितना आएगा, 399। तो ऐसे प्रश्नों को हम ऐसे घटा करके क्या करेंगे, देखेंगे। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सबसे अलग है, कौन सी जो आकृति इसमें दी गई है सबसे अलग है। तो आइए देखते हैं हम कौन सी आकृति सबसे अलग है। दोस्तों देखिए ये त्रिकोण है, इसका मतलब है कोई त्रिभुज की बात कर रहा है। ये गोला है, गोला स्फीयर है, और ये वृत्त है, ये वर्ग है। तो जो ये वर्ग है आपका वर्ग, ठीक है। तो देखिए ये द्विविमीय ज्यामिति का पार्ट है, यह भी 2 बीमा का है। यह जो है त्रिकोण यह भी 2 बीमा का है, लेकिन गोला है 3 डायमेंशनल, इसीलिए यह सबसे क्या है, अलग है। गोला, गोला सबसे अलग है। ठीक, आइए अब देखिए ये छठा प्रश्न आपको दिया गया है। सभी बाकी प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न है। यहाँ देखिए यस का कोड 19 होता है, सी का कोड क्या होता है 3, आर का कोड क्या होता है 18, ए का कोड कितना ए, ऐसा ही कोड सबको दिया गया है। बी का कोड कितना 2, यहाँ बी का कोड कितना 2, एल का कोड कितना 12, ई का कोड कितना 5। इसका मतलब ये है कि इसका कोड आपको याद होना चाहिए। यस का कोड कितना होता है भाई 19, 19 सब में है। टी का कोड कितना होता है 20, 20 भी देखिए सब में है। उसके बाद यू का कोड कितना होता है 21 होता है, यू का कोड 21 होता है। देखिए 21 यहाँ है, यहाँ देखिए 22 दिख रहा है तो ये कट जाएगा, यहाँ देखिए 20 दिख रहा है तो ये भी कट जाएगा।
ठीक है। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन है और आगे बढ़े। n का क्या होता है 14 होता है, n का एक 14 है, एक 14 है यहाँ पर, और n का एक देखिए 15 दिया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, तो आइए हम आपको और आगे ले चलते हैं। ये देखिए प्रश्न है कि एक महिला की ओर एक इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि यह मेरी बहन की इकलौती बेटी की क्या है, बेटे की बेटी है। आइए मैंने जब आपको क्लास में बताया था कि आप लोग ब्लड रिलेशन से पढ़ करके जाइएगा, आपको 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे। आपने ध्यान नहीं दिया, आपने ध्यान नहीं दिया। और मैं यह भी कहा था कि इशारा जो करता हुआ प्रश्न रहेगा उसी पे फोकस करना है आपको। तो एक देखिए महिला निर्मला है और मेरी बहन की माँ। आइए देखते हैं निर्मला को बनाए पहले क्या है। ये देखिए निर्मला कहा है, निर्मला ने कहा कि वह मेरी बहन, किसकी बहन, निर्मला की बहन की माँ। बहन की माँ ऊपर जाएगी, माँ बन गई, माँ के इकलौते बेटे, यानी इसी निर्मला का क्या भाई, निर्मला का भाई बात की जा रही है। निर्मला के भाई की बात हो रही है और इकलौते बेटे की बेटी है, कौन, बेटी। अब देखिए ये निर्मला भी क्या है, इसी ऊपर वाले की बेटी है, या यह भी बेटी है, या इसका बेटा है। यानी ऊपर वाले के 3 लड़के हैं और इनके बेटे का एक लड़की है। तो बताइए कहा कि निर्मला इसकी क्या लगेगी, तो निर्मला लगेगी बुआ। आइए ठीक है, अब देखिए ये अगला प्रश्न दिया है PQ, P का कोड होता है 16। P का कोड क्या होता है दोस्तों, 16 होता है। P का कोड होता है 16, इसका 17 होता है, तो इसका 20 होता है, तो इसका अगले वाले का क्या हो जाएगा 21। और 21 किसका होता है, U का होता है। सब लोग आप लोग जानते हो, U को लगाना था। ठीक है, और यह जो प्रश्न थोड़ा है जो है कंफर्म नहीं हो रहा है, तो इसको मैं नहीं करूंगा जो है, इसको आप लोग देख सकते हैं। मुझे लगता है यही होगा B। अब ठीक है, आइए साबुन का संबंध साफ सफाई से। साबुन हम लगाते हैं साफ सुथरा होने के लिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से इत्र छिड़क लेते हो तो क्या बुद्धिमान कोई हो जाता है, क्या ताजगी नहाने से आती है, सेंट मारने से नहीं। इसका मतलब है या गंध से संबंधित है, इत्र हम महकने के लिए लगाते हैं। तो ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब ये अगला प्रश्न है, दिया है कि यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं, दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं और 180 डिग्री दाईं ओर घूम रहे हैं, तो आपका मुंह किधर होगा। आइए देखिए, ये ऐसे बना लेना है हमें, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, क्या है, ये साउथ है। ठीक है, अब सबसे पहले हमको देखना है कि हमारा दक्षिण पश्चिम किधर है। दक्षिण पश्चिम किधर है भैया, दक्षिण पश्चिम इधर ही है, ये है दक्षिण पश्चिम, इधर पश्चिम इधर दक्षिण, तो बीच का दक्षिण पश्चिम होगा। ठीक, अब देखो यहां से घूमना है 180 डिग्री, इधर घूमना है दाईं ओर, दाईं ओर घूमना है, इसका मतलब दाहिने की तरफ घूमना है। और दाहिने जिधर घड़ी चलती उधर दाहिना होता है, और जिधर घड़ी नहीं चलती उधर बायां होता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज बायां और क्लॉकवाइज दायां। तो आप सब लोग जानते हो कि घड़ी इधर चलती है, ऐसे घड़ी चलती है, तो इधर ही घूमना है। इधर 45 है, इधर गए तो हमको कितना मिला, 90 मिला। अब देखो इधर भी 45 है, फिर इसको इधर देके जाएंगे तो सीधी लाइन इसके जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 180 डिग्री मिलेगा। तो 180 जब डिग्री मिलेगा तो अब देखिए उत्तर पूर्व की दिशा में हमारा मुंह होगा।
उत्तर पूर्व की दिशा में हमको जाना है। ठीक है, आइए ये देखिए, ये हमारा है अगला प्रश्न। ये है हमारा अगला प्रश्न। ठीक है, आइए इसका आंसर 35 होगा। इसका आंसर 35 होगा। कैसे होगा? आप सब लोग इसी तरीके से पढ़ते थे, इसी तरीके से ग्राफ बना करके पढ़ते थे, तो उसी ग्राफ को बना करके इसी में भर देना है और आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये सब देखिए, ये देखिए लिखा है कि दिए गए आरेख का परीक्षण कीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये गोला नौकरी पेशा है, और ये वर्ग है पिछड़े लोग हैं, और ये त्रिभुज शिक्षित लोग हैं। पूछा है कि पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं है। तो बताओ, पहले तो ये देखो कि गोला कौन सा शिक्षित वाला है। ये तो शिक्षित वाला है, यानी जो त्रिभुज के आसपास लोग रहेंगे वो सब शिक्षित है। ठीक है, जो त्रिभुज के आसपास है सब शिक्षित है। इसका मतलब है हमको त्रिभुज में देखने नहीं, हमको अनपढ़ लोगों को खोजना है। तो अब देखिए, पिछड़े माने जाने वाले लोग, पिछड़े माने जाने वाले लोग कौन है? ये वर्ग में है। तो इसका मतलब है हमको वृत्त में नहीं जाना है। तो ये 17 और 5 कितना होगा? 22। इसका उत्तर कितना आएगा बच्चे? 22 आएगा। ठीक, आइए ये देखिए, ये जब मैं आपको बता रहा था क्लास में, तो मैंने कहा था कि लघुत्तम लेने के लिए आप ज्यादा परेशान नहीं होना है कि आपसे पूछा क्या महत्तम, लगा दिया दशमलव और हकी बकी हो गई कुल। यहाँ पे देखो दशमलव लगा है, तो मैंने कहा कि जो सबसे छोटा होगा और सबसे ज्यादा दशमलव के पीछे लगा होगा वही हो जाएगा उत्तर। तो अगर वह याद होता तो आप इसी को मार देते। कहाँ है ए सी वाला? लेकिन ये याद नहीं है, तो मैं लिखा बताया था कि 5 लिखो, दशमलव के नीचे 1 लिखो, जितना अंक दिखता उतना 0 लिख दीजिए। फिर लिखिए 5 बटे क्या 10 हो जाएगा 1। फिर इसको लिख सकते हैं 25 बटे क्या 100 लिख सकते हैं। फिर इसको लिख सकते हैं 125 बटे क्या 100 लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपको एक भिन्न मिल गया। भिन्न जब मिल गया तो मैंने कहा कि जब महत्तम समापवर्तक पूछा जाएगा तो ऊपर वाले का महत्तम समापवर्तक, नीचे वाले का लघुत्तम। तो इसका ऊपर वाले का महत्तम कितना आएगा? महत्तम इसका आएगा 5 और इसका लघुत्तम आएगा 100। इसको भाग देके देखोगे 0.05, इसका क्या आएगा? उत्तर आ जाएगा। अब आओ इसको देखो भाई, अब देखो यहाँ पे है कि 9 से विभाजित होने वाले लोगों को देखना है। 9 से विभाजित होने वाले लोगों को देखना है। 9 से विभाजित चेक करो, 9 से, यानी 9 से जो कटेगा वह 3 से भी कटना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं 504। अब इसको मैंने कहा कि छोटी से छोटी जब संख्या आपको दिखती है तो आप इसका क्या निकालते हो? एलसीएम निकालते हो। जिसको एलसीएम नहीं निकालने आता है वो ऐसे देखे, 2 दूना कितना 4, 2 तिहाई 6, 7, 2 चौके 8, 3, फिर 2 से काटोगे, 2 एक कदम 2, फिर 3, 7, 7, 2 दूना 4 और 3, फिर 3 से काटेंगे 1, 7, 2 और कितना 1 आया नहीं। अब देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 सते 84 और 84 दूना कितना 12 सते 84 हो गया और 84 दूना कितना हो जाएगा? क्या हो गया भाई? ये 2 दूना 4 हुआ, 4 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 सत्ते कितना हो जाएगा? 24 सत्ते 7 चौके 28। कोई चीज इसमें बच गया भाई क्या? हाँ गलती हो गई, सॉरी। यहाँ पे देखें 2 है, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 7, 2 चौके 8,
ये है 9 आपका। अब इसको फिर काटेंगे, 2 एक कदम 2, 3, 7, 2 दूना 4, 9। अब इस 3 को काटेंगे, 1, 7, 2, 3। अब देखिए ठीक हुआ है, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 सत्ते 84, 84 छक्का 84 गुणे कितना हो गया 6, 6 चौके कितना 24 और 8 छक्के 48 और 48 दो कितना 50, 504 आया। आप देखते ही खुश हो गए कि हमारा उत्तर आ गया, लघुत्तम ले लिया 504। शेष कितना बचता बच्चे 3, इसका मतलब है 504 से 3 और ज्यादा, 3 और ज्यादा करोगे 504 प्लस 3 करोगे तो कितना आएगा 507। इसका उत्तर कितना हो जाएगा 507 हो जाएगा। ठीक, आइए हम आपको आगे बढ़ाते हैं। 507 इसका उत्तर हुआ। अब देखिए ये कहा कि 30 टेबलों का लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब सीपी, 40 टेबलों का विक्रय मूल्य मतलब एसपी। ठीक है, अब देखो इसको लगा देता हूं, 30 सीपी बराबर कितना 40 एसपी, 0 से 0 कट जाएगा तो सीपी अपान एसपी बराबर क्या हो जाएगा 4/3। आप जानते हो कि जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मिलता है या कास्ट प्राइस पर मिलता है, विक्रय मूल्य पर मिलता है जो ऊपर वाला है, इसमें कितने का अंतर है 1 का, 1/4 गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 पच्चे कितना 20, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, आइए अब देखिए ये जो है ये भी इजी प्रश्न है कि आप पहले रुपया लिखते थे उसके बाद दर लिखते थे। यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 10 है, 10 रुपया में 4 और फिर यहाँ पर 10 रुपया में कितना 5, इसको फिर आप बराबर करते थे। ठीक है, आप बराबर करते थे, 5 का गुणा ऊपर जब करते थे तो जब 5 का गुणा ऊपर करते थे यहाँ पर और 4 का गुणा क्या करते थे नीचे करते थे, बराबर करते थे तो कितना आता था 5 चौके 20 और 10 चौके कितना 40। ये देखो 50 आया, ये कितना आया 40 आया। इसी तरीके से इसको अब इसको भी लिख करके हल करोगे जब तो यही उत्तर आएगा, हानि आएगी। ठीक है, 1 सही 19 अपान 81। ठीक है, ऐसे ही इसको लगा लेना है। अब देखिए ये आया, अब देखो ये एलिगेशन का प्रश्न है, मिश्रण का। मिश्रण का जो प्रश्न आपको दिख रहा है यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन आपने किया है कि नहीं किया है। ठीक है, अब देखो इसको लिखना है क्या 11 लिखना है, 21 लिखना है, यहाँ 17 लिखना है, ऐसे तीर लगा करके घटाना, 21 में से 7 के कितना 4 और यहाँ आएगा 6, 2 दूना 4, 2 तिया कितना 6, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखो 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है क्या, इसको लिखा जा सकता है 1/8, 1/8 तो 1/8 हो गया, तो दुगना करने के लिए इसको कितना समय लगेगा 8 वर्ष लगेगा। ठीक है, 8 वर्ष लगेगा। आप यहीं से इसको क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ठीक, 8 वर्ष। अब देखो ये दिया है a का मान कितना है, a का मान 0, इसका 1, इसका 2, c का कितना दिया है, c का दिया है इसका 1 है भाई, b का 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, ये दिया है। फिर कहा कि b और e को जोड़ोगे तो आएगा 5 और d और a को जोड़ोगे तो आएगा 3, तो कितना आया 2,
इसको घटा करके लिखना था तो आप कितना लिखोगे, 2 लिखोगे। ठीक है, कोई है नहीं प्रश्न में दम। देखिए सबका मान दिया है, सबको घटा करके लिख देना है, 2 आ जाएगा। ठीक, आइए ये देखिए रीजनिंग का प्रश्न है आपका। ठीक, और ये देखिए 6 सदस्यों का एक परिवार है। 6 सदस्यों के एक परिवार ए बी सी डी ई और एफ में 2 विवाहित जोड़े हैं। ए बी शिक्षक है और ई पिता है, एफ दोनों भाई हैं। एक गृहिणी है, एक वकील है, एक विवाहित है पुरुष। बी ई से किस प्रकार संबंधित है। यह भी देखिए ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए डी एक क्या है, शिक्षक है और ई का पिता है। डी क्या है, एक शिक्षक है और ई का क्या है, यह पिता है। ठीक है, डी जो है ई का क्या है, पिता है, यानी प्लस। उसके बाद कहा कि एफ ई की दादी है। एफ जो है ई की दादी है, इसका मतलब एफ जो है ई की दादी है तो डी की माँ है, ऊपर जाएगी ये। कहा कि सी एक वकील है और ए से विवाहित है, तो सी ए से कहीं कोई संबंध आया नहीं आया। अब पूछा कि एफ ई से संबंध आया, डी का ई से आया और एक गृहिणी है। कौन, एफ है, एफ गृहिणी है। इनमें से 2 विवाहित है। डी का काम हो गया और ई का भी काम हो गया। ठीक है, और ए बी सी का काम अभी हुआ नहीं है। इसका मतलब है कि ए इसकी बिटिया हो गई, यह भी विवाहित है, और ए इसकी माँ है तो यह भी विवाहित है। अब देखिए आपसे पूछा है कि बी का संबंध ई से क्या होगा। मैं सोच रहा हूं कि डी एक शिक्षक है। डी यदि एक शिक्षक है और ई क्या है, बी पुरुष नहीं है, ये क्या है, बी महिला है। बी महिला है। ठीक है, तो जब बी महिला है तो बी की शादी इससे होगी, बी की शादी इससे होगी। अब देखिए कहा है कि बी की शादी हो गई किससे, डी से हो गई, और ई का पिता है तो ई अभी पता नहीं चला है कि महिला है कि पुरुष है। एफ ई की दादी है, दादी हो गया तो, और सी क्या है, एक वकील है। सी क्या है, एक वकील है। सी क्या है, यहाँ पे या तो सी हो जाएगा और यहाँ तो या तो ए हो जाएगा। अब पूछा है कि बताइए बी का संबंध ई से क्या है। बी का संबंध ई से क्या है, तो अब बता दीजिए आप। बी का संबंध क्या है ई का, बी ई की क्या है, माँ है बच्चे। बी ई की क्या है, माँ है। ठीक, आइए ये देखिए ये हिंदी के प्रश्न है, हमारे सर ने आपको बताया। और अब देखिए ये क्या भाई, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या गिननी थी। आप जो भी गिने होंगे त्रिभुजों की संख्या आप गिन सकते हैं, कितना आएगा। देखिए 1 ये प्रश्न तो थोड़ा कटा हुआ है, क्या इसमें पूछा है बताया नहीं जा सकता। त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब है 8 तो होगा नहीं, 8 9 तो होगा नहीं, 10 11 12। इसका मतलब है 12 भी नहीं होगा। 12 नहीं होगा तो इसका मतलब है कितना त्रिभुज होंगे। नॉर्मल गिनने में 12 आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है और 9 आ जा रहा है, लेकिन हमें ये नहीं आ रहा है 16, तो इसलिए 16 त्रिभुज ही होगा इसमें। ठीक,
आइए अब देखिए, अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। महिला अनीस अनीस से किस प्रकार संबंध है? अब देखिए, मैंने आपको बताया कि ब्लड रिलेशन का यह तीसरा प्रश्न है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है। अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि अनीस, एक अनीस है कि उसकी माँ, किसकी माँ? अनीस की माँ। अनीस की माँ, अनीस की जो माँ है, उस महिला की माँ की, उस महिला की, अनीस की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। मेरी जो माँ है कि इकलौती बेटी कौन है? अनीस की माँ है। तो वह महिला अनीस से किस प्रकार संबंधित होगी? तो अनीस माँ है, वह माँ है और माँ ही बता रही है अनीस को पहेलियां बुझाते हुए। ठीक, आइए अब देखिए, चार लोग हैं, अलग अलग फल चुनते हैं, सेब, केला, चेरी, खजूर। जिस व्यक्ति ने सेब चुना वह केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में है, ना कि उस व्यक्ति के बगल में जिसने खजूर चुना है। जिसे व्यक्ति ने चेरी चुनी है, उस व्यक्ति ने बगल में जिसने खजूर चुना है। तो इसको आप एक क्रम वाइज बैठा करके लगाएंगे। इसमें कोई आपको लॉजिक ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर आप टिक करके देख सकते हैं, है ना। ये सब है, ये सब है। ज्ञात कीजिए कि पहली आकृति में दिए गए टुकड़ों में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो आप आकृति बनाई जा सकती है। कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? अब आप इसको ऐसे फिट करेंगे, सबको लगाएंगे एक दूसरे पर, तो मुझे सबको लगाएंगे, सबको लगाएंगे तो यही बन जाएगा। यही जो है बन जाएगा डी वाला। अब ये देखिए, इतना इजी प्रश्न है सब। ये देखो, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 7 का स्क्वायर 49 और 9 का स्क्वायर कितना? 81। यहाँ पर देखो, 3 का क्यूब दिया 27, 2 का क्यूब दिया 27, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है और यहाँ पर 3 का स्क्वायर है। अब सबसे अलग क्या है? आप देख रहे हैं सी है, क्योंकि इसमें क्यूब की बात हुई है, बाकी सब में स्क्वायर की बात हुई है। ठीक है, आइए ये देखिए, एक प्रश्न है कि आपको कहा, मैंने बताया था आपको कि जब कभी भी आपको इस तरीके का प्रश्न दिखता है तो आप क्या करेंगे? फेल वाले को पास कराएंगे। इसका मतलब है अनुत्तीर्ण हो रहा है, इसका नंबर कम हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब है 20%, इसका नंबर कम हो रहा है, 5 लिख दिया। इसको क्या करोगे? पास करवा दो, प्लस लगाओ। ये देखो, 30% स्कोर करता है, 30% स्कोर करता है, तो इसका अंक कितना हो जाता है? 20 हो जाता है ना। इसको घटाएंगे, 10% हो गया, 10% इसको जोड़ेंगे, 25 हो गया। 5 दूना 2, 2% बराबर कितना आ जाएगा? 5। 2% बराबर 5 अंक के है, तो यहाँ पर 5% है, 5 अंक है, तो इसको 2% यदि कर देंगे तो 20% और 2% बराबर कितना परसेंट हो जाएगा? 22%। 22% में यह लड़का क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। ठीक, आइए देखिए, ये प्रश्न है बच्चे। इस प्रश्न का उत्तर जो है, इसको देखो, 1600 है, 1600 बटे 5% गुणे
16.3 वर्ष के लिए डायरेक्ट वैल्यू याद करते हैं हम 15.7625, 15.7625 इसको लिख करके गुणा करते हैं तो जो हमारा आंसर है वह आ जाता है। ठीक है, ये देखो 2 वर्ष के लिए है तो 5 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। इसको जब हल करोगे तो मुझे लगता है कि 25 वाला ऑप्शन तो तीनों में है, यहाँ पर 23 है तो 25 और 22, 25-22 इसका आंसर आएगा। गुणा करके देख लो, लेंगे तो आपको यही मिल जाएगा 25 और 22। ठीक, आइए इसके और इसके बीच में 1 साल का अंतर है। देखिए बात दूसरा महीना जनवरी फरवरी, यहाँ भी फरवरी, यहाँ भी फरवरी, यहाँ 2022, यहाँ 2023, यहाँ 12 तारीख है, ये 11 तारीख है, लगभग 1 साल का अंतर है। 1 साल का अंतर है, इसका मतलब है समय 1 वर्ष है, दर 15% है और रुपया इतना है। इसका मतलब ये हुआ कि 73,000 गुणे क्या हो जाएगा, 15/100। इसका गुणा कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा कट पीट करके आपका उत्तर जो भी आएगा, देखिए 15 तिया कितना होता है 45, 15 सत्ते 105, 105 और 4 कितना हो जाएगा 109 हो जाएगा, यानी 10,950 रुपया इसका क्या आएगा, उत्तर आएगा 10,950 रुपया इसका उत्तर आएगा। ठीक है, आइए हम आपको अगला प्रश्न बताते हैं। अगला प्रश्न है 475 रुपया, 475 गुणे क्या करेंगे, 15 कर देंगे, बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 20, इसको काटेंगे 5 नवा कितना हो गया 45 और 3 5 सत्ते 35, 5 चौके कितना 20। कितनी छूट मिल रही है, 475 में कितनी छूट मिल रही है, तो 5 सत्ते 35 हुआ, 5 9 45 और 5 पच्चे 25, 5 पच्चे कितना हुआ 25 हुआ। इसको काट देंगे तो 9 45 गुणे कितना होगा 3/4। इसको करने के बाद आपका जो आंसर आएगा 71.25, 71.25 आएगा। इसका मतलब है यही आएगा, देखिए 71.25। इसको काट करके देख सकते हो, 5 3 15 और 9 3 27 से कितना हो गया 28 हो गया। अब इसको काटोगे 4 सत्ते कितना 28, 1 बचा, 4 सत्ते 28 हुआ और फिर एक बार जाएगा 71 आया, 71 कितना हो जाएगा 25, यही इसका आंसर आएगा। ठीक, एक दुकानदार एक वस्तु पर अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% बिक्री कर लगा देता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 भुगतान करता है तो अंकित मूल्य बताइए। तो अंकित मूल्य बताने के लिए मित्रों आप इसको जान रहे हैं कि यार इसका उत्तर डायरेक्ट आप 35,000 पर टिक कर सकते हैं। इसका जो उत्तर होगा 35,000 होगा। ठीक है, 35,000 इसका उत्तर होगा। आप यहां से देख रहे हैं कि यह लाभ हानि से संबंधित प्रश्न है। 35,000 यहाँ पर जगह का अभाव है। अब देखिए इसका जो उत्तर होगा, कहा है कि x प्लस, जैसे x प्लस 1/x है, इसका औसत यम है, क्या है इसका एक औसत यम है, तो x प्लस 1/x का मान कितना होगा 2m हो जाएगा, ये कुल मान हो गया। उसी प्रकार इसका कितना होगा, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब इसको करते हैं x² प्लस
1/x² लिखते हैं तो क्या आता है, यानी x प्लस 1/x का स्क्वायर करते हैं तो यही लिखते हैं x² प्लस 1/x² और प्लस कितना लिखते हैं 2 लिखते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमने ऐसा कुछ किया तो इतना आया। क्या किया मैंने, इसका मतलब है स्क्वायर तो आएगा ही, स्क्वायर यहाँ नहीं है, कट गया। ठीक है, 3 वाला कॉन्सेप्ट कभी आता नहीं क्योंकि 3 आएगा ही नहीं, देख रहे हैं। इसका मतलब है इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 2m लिख सकते हैं। 2m का स्क्वायर माइनस 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे x² प्लस 1/x², औसत माने 2 से भाग, यहाँ पर 2 से भाग, 4m² माइनस कितना हुआ 2 से भाग दिया, 2 से देखो 2m² माइनस कितना हुआ 2, यही आंसर हो जाएगा 2m² माइनस 2। ठीक, आइए आगे चलते हैं, देखिए ये है कि 9 क्रमांक संख्याओं का योग 132 है। तो सबसे पहले 9 क्रमांक संख्याएं लिख लीजिए आप, इनका औसत कितना है 132, इधर 132 है, इधर क्या 134 लिख सकते हो आप, इधर 136 लिख सकते हो आप, इधर क्या लिख सकते हो 138 लिख सकते हो आप, इधर क्या लिखोगे 130 लिखोगे, 128 लिखोगे, 126 लिखोगे और 124 लिखोगे। अब देखो 4 4 4 4 8 कितना हुआ 128 और 100 कितना 40। अब बोलिए हो गया ना, देखो 9 हो गया। तो कहा पहली और अंतिम में अंतर बताओ, पहली कितना 124, अंतिम कितना 140। 140 में 124 का अंतर बताओगे तो कितना आएगा 16 आएगा। तो 16 आपका आंसर कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया, देखिए दोस्तों 16 आया है। ठीक, ये देखिए चावल के प्रतिमूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति ने 1200 रुपए में 6 किलोग्राम चावल कम खरीद लिया। 6 किलोग्राम चावल कम खरीद लिया, तो आपको इसको बताना है कि कितना कम खरीदा। तो इसका मैं उत्तर डायरेक्ट लगा देता हूँ 40। इसका उत्तर कितना आएगा 40 आएगा। आप इसको जो है हमारे चैप्टर के उसमें देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक, ये भी देखिए नंबर सीरीज का प्रश्न है, इसको आप बैठा करके लगा लेंगे। ठीक है, देखिए ये भी डायरेक्शन का प्रश्न है, यह भी डायरेक्शन का प्रश्न है। डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन पर आपको ज्यादा फोकस करना है, कोडिंग और कोडिंग डिकोडिंग पर। ठीक है, नंबर सीरीज का प्रश्न है, यह देखिए ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। 4 प्रश्न हो गए, यह भी देखिए है वही प्रश्न। ठीक है, तो आपको मैं केवल आपको मैथ का ही प्रश्न बता रहा हूँ। एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, यदि वह उसे 35% कम पर खरीदता और इतने पर बेचता तो लाभ होता घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और इतना 250 में 50 से भाग देना है, 5 घंटा आएगा। एकदम आसान प्रश्न है, यहाँ भी 5 घंटा आएगा। ठीक है,
ये देखो प्रश्न, यहाँ से इसमें से 4 घटाया है, यहाँ से 4 घटाया है, यहाँ से 4 घटाया है, यहाँ से 4 घटाया है, और 12 में से 4 घटाया यहाँ पर भी 4 घटाया है, फिर यहाँ पर भी 4 घटाओगे तो 400 कितना आएगा, 12 में से 4 गए 8, यानी आएगा कितना 474, 78, 76 ऐसा कुछ दिया है।